हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और लेट्स क्रैक टीईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप सुपर 30 एमसीक्यूज के बारे में, जो स्टैटिकल जीके से रिलेटेड होंगे। एक ऑप्शन को बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करके दिखाएंगे, पेश करके दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो क्या करना है ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, समय को रद्द नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। हम लोग बात करेंगे सामान्य ज्ञान स्टैटिकल जीके सुपर 30 क्वेश्चन, इसमें बात करेंगे। और आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का, उस महानुभूति का नाम आप लोगों को बताना है। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, रवीश मल्होत्रा या सुनीता। देखिए दोस्तों, जितने भी नाम इसमें दिए हैं सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से अंतरिक्ष से जुड़े हुए हैं, लेकिन सही और सटीक आंसर इसमें क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से फटाफट आंसर करिएगा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट आंसर करेगा। ओके, बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं आज के स्नेप राइट आंसर की तरफ, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका राकेश शर्मा। जय हो राकेश शर्मा जी की। इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रा करने का कीर्तिमान रचा भारत के अंतर्गत। दुनिया में किसने रचा यह अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ऐड किया है इसी स्लाइड में। चलिए बढ़ते हैं, कौन है राकेश शर्मा? यह है राकेश शर्मा, जो आपको पतले से, दुबले से, सुंदर से, क्यूटी पाई से आपको दिख रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति। चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय की लिस्ट में पहला नाम राकेश शर्मा जी का आता है। किसका आता है? राकेश शर्मा जी का आता है, जिनका जन्म पंजाब के पटियाला में कब हुआ था भाई? 13 जनवरी 1949 को। यानी भारतीय संविधान लागू होने के ठीक एक साल पहले हमारे इस भारत में एक ऐसा व्यक्ति जन्म ले चुका था जो अंतरिक्ष यात्रा में सबसे पहले कदम रखने वाला था। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? निम्न में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? आदित्य, एस्ट्रोसैट, चंद्रयान 1 या अवतार? कौन सा ऐसा था जो सबसे पहला क्या था? अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्र मिशन के तौर पे काम किया। कौन सा है भैया? आदित्य है, एस्ट्रोसैट है, चंद्रयान 1 है और अवतार है। ये सारे ही ऐसे हैं जो आपके चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना एक आंसर जिसको आप देने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग जितनी जल्दी आंसर दे दोगे उतनी जल्दी आप लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए मैं आप लोगों को आंसर कमेंट बैक में देने वाला हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जितने बच्चों ने आंसर दिया है चंद्रयान 1, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चंद्रयान 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया। क्या है चंद्रयान 1? इसको देख लीजिएगा, इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 1 कौन है? चंद्रयान 1 को पढ़ लीजिएगा। चंद्रयान 1 भारत का प्रथम चंद्र मिशन था, प्रथम चंद्र मिशन है। और दोस्तों, यह है SDSC सार श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा एक द्वीप का नाम है जहां से 22 अक्टूबर, कहाँ दोस्तों? 22 अक्टूबर सन 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोशन इसका किया गया। और अंतरिक्ष यान चंद्र के रासायनिक, खनिजीय और प्रकाश भौमिकी मानवीकरण के लिए चंद्र सतह से यह 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। कौन दोस्तों? चंद्रयान 1 कौन है ये आपका चंद्रमा पर भेजे जाने वाला सबसे पहला यान। आइए इसकी पिक्चर देख लेते हैं, कितनी सुंदर सी, प्यारी सी, बढ़िया सी सूरत के साथ ये आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। चांद पर भारत, ये अखबार में खबर छपी थी जब पहली बार भारत ने चांद पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा था। दुनिया में अपना सूरमा बनाने वाले भारत के वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे ज्यादा आकर्षित व्यक्ति, सबसे ज्यादा जो क्यूरियोसिटी वाले व्यक्ति थे, भारत से संबंधित जुड़ने वाले थे। चलिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? उत्तर में है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। अभी मैंने आपको कहा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो बसा हुआ है, ये एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। यहाँ से अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है चंद्रमा के लिए या अन्य सभी ग्रहों के लिए। ठीक है, चलिए, चंद्रमा यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का जो स्थान है वो है आंध्र प्रदेश। कहाँ पर भैया? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश तटीय राज्यों में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश की बात करूं दोस्तों, तटीय राज्यों में दूसरे नंबर का
सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य है भाई। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य तटीय राज्यों में जिसकी सीमा रेखा आपकी कितनी है, 973 किलोमीटर की सीमा आपकी किससे, तटीय सीमा बनाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। बड़े आगे चले, देखिएगा ये रहा आपका श्रीहरिकोटा स्पेस क्राफ्ट चेन्नई, यहाँ पर आपका पड़ता है। ठीक है, ये आपका नीचे तमिलनाडु यहाँ तक आता है। बड़े आगे चलिए देखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, का प्रक्षेपण केंद्र है। और यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के में स्थित एक, इसी के अंतर्गत आप देखें इसे श्रीहरिकोटा क्या कहा जाता है, इसे हरिकोटा रेंज भी कहा जाता है और श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको दोस्तों, ये आपका जो द्वीप हरिकोटा द्वीप है। चलिए 2002 में इसमें इसरो के पूर्व प्रबंधक के और वैज्ञानिक सतीश धवन, कौन थे भाई, सतीश धवन के मरणोपरांत उनके सम्मान में इनका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। ये रहा आपके पिक्चर जो आपको दिखा रहा हूँ, यही वो खजाना है जहाँ भारत के सबसे ज़्यादा तेज दिमाग वाले लोग इसी लुटिया, जैसे उल्टी लुटिया कर दी हो ऐसा कुछ बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें बैठते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भर्ती 44,900 हुई थी जब इस पिक्चर को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, यानी DRDO के द्वारा। चलिए इसरो ISRO के पहले अध्यक्ष कौन थे, कस्तूरी रंगन, विक्रम साराभाई, होमी के भाभा या CV रमन रेलवे। बताओ भैया सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे पहले कमान संभाली इसरो की। जिसने सबसे पहले कमान किसकी संभाली दोस्तों, इसरो की संभाली, वो व्यक्ति थे आपके विक्रम भाई साराभाई। विक्रम भाई साराभाई वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी कमान संभाली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष एजेंसी है जो 15 अगस्त 1969 में स्थापित हुई और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। सन 1963 से इसरो के 10 चेयरमैन नियुक्त किए जा चुके हैं और इसरो के मौजूदा चेयरमैन की बात करें तो के सिवान है और जनवरी 2018 में पद ग्रहण किया है। इसरो के पहले चेयरमैन डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई थे। सबसे पहले चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई। आप लोगों को दिख रहा होगा जो आपको मैं दिखा रहा हूं। चलिए पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया। पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया वो कब किया गया, 1972, 1973, 1974, 1975। जल्दी से करिएगा आंसर, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोगों में से कितने लोग आंसर करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे, चूंकि ये वो दौर था जिस दौर में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश की हुआ करती थी और उन्हीं के कार्यकाल में देश को सबसे पहला परमाणु बम मिला। परमाणु बम एक ऐसा बम होता है जो दुनिया में एक विनाशकारी शक्ति के रूप में सर्वोपरि अब तक माना जाता है। उससे ऊपर अणुबम है लेकिन उसको अभी पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। पोखरण में किस वर्ष परमाणु परीक्षण हुआ, वो हुआ था दोस्तों आपका 1974 को। कब हुआ था दोस्तों, 1974 को इसका सबसे पहला परीक्षण किया गया। बात करते हैं भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था। किसके नाम से किया था दोस्तों, इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था और यह परीक्षण इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ, जैसा कि मैंने भी आपको बताया इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ। दूसरा परमाणु परीक्षण किसके प्रधानमंत्री के दौरान हुआ भैया, अटल बिहारी वाजपेयी के। किसके दौरान दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के। ये आपने नाम लिखा देखा होगा यहाँ पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 20 मई को। 20 मई बुद्ध स्थल पहुंचे और वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात कह डाली। क्या बात कह डाली, चलिए चलते हैं इससे संबंधित। ये पिक्चर जो आपको दिखा रहा हूं ये उस समय की पिक्चर है जब पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण 1974 में आपके सामने। बड़े आगे चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये वो पिक्चर हैं जो इंदिरा गांधी वहां का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। उस समय देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भारत जैसे विशाल देश को, भारत जैसे टूटे हुए देश को, चूंकि उस समय देश का बंटवारा बहुत जगह हुआ था, भारत जैसे टूटे हुए देश को संभालने के लिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पे कमान संभालने वाली इंदिरा गांधी।
देखिएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया, कुछ इस प्रकार का आलम था उस समय। चलिए 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? 1998 में जो भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति या ऑपरेशन काबूम? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों के सामने बेहतरीन क्वेश्चन जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए आंसर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने आ पाएगा वो राइट आंसर है आपका ऑपरेशन शक्ति। कौन सा दोस्तों? ऑपरेशन शक्ति इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन शक्ति क्या है? पोखरण परमाणु परीक्षण के मिशन का सफल परीक्षण हो जाने के बाद, देखिए पोखरण परीक्षण के मिशन का नाम क्या था भैया? ऑपरेशन शक्ति था। ये पोखरण वाले का था। ठीक है, इस मिशन में अहम भूमिका निभाने वाले, इस भूमि में मतलब इस परीक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा अगर मैं बात करूं इसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जो उस समय अंग्रेज थे और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, ये तीन नाम आपके सामने आते हैं जिनको दुनिया में शायद ही वो कोई व्यक्ति है जो ना जानता हो। ठीक है, वह उस समय रक्षा मंत्रालय में काम करते थे। कौन भैया? एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये तब का फोटो है जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे कहाँ? पोखरण पे। पोखरण 2 मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए और 5 परमाणु बम के परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था, क्योंकि पहला तो इंदिरा काल जी के कार्यकाल में हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्कुराते बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड था? बताओ भाई। 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद राहत व बचाव अभियान, 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान, भारत द्वारा 1998 में किए गए पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण या भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण। तो हमने आपको बताया कि पोखरण का जो फर्स्ट परमाणु परीक्षण हुआ था जो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था। यहाँ आकर मैं बात करूँ दोस्तों, इसका जो कोड हुआ करता था स्माइलिंग बुद्धा था, क्योंकि उस समय में क्या था? बुद्ध पूर्णिमा थी और बुद्ध पूर्णिमा को देखते हुए चूंकि भारत को एक बुद्ध के देश के रूप में भी जाना जाता है, इसी कारण भारत का जो सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ वो आपका स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ। चलिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सीवी रमन या मदर टेरेसा? भारत का वह महान व्यक्ति जिसको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला उसका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, भारत का पहला व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, सीवी रमन है, मदर टेरेसा है। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? दोस्तों राइट आंसर वो व्यक्ति है, आपको हिंट देना चाहूंगा, वो व्यक्ति जिसने हमारे देश के साथ साथ आपने बांग्लादेश का भी संविधान लिख डाला, हमार सोनार बांग्ला। कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर वो पहले व्यक्ति हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी पुकारा जाता है। 1861 और 1943 रविंद्रनाथ ठाकुर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे और गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। दोस्तों कम दिख रहा ना ये? 1 मिनट में इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मतलब इसको 1 मिनट इसको मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ बैकग्राउंड का, तो आप लोगों को ये अच्छे से दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको शो कर देता हूँ करंट स्लाइड पर। अब आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, तो भैया यहाँ पर उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तकें गीतांजलि के 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको 1913 में दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले को। देखिए ये हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो गीतांजलि के लेखक भी हैं और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान कवि, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता, मानवतावादी विचारक और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपना अगला क्वेश्चन। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रश्मि शर्मा, मध्य प्रदेश विरासत, रूपाली रेपाले, आरती साहा या शिखा टंडन? क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग आंसर करोगे। 34 का फटाफट आप लोग आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आंसर करेगा, तेजी के साथ फटाफट आंसर करें। और मैं इतने यहाँ के
व्यक्ति से मैं एक बात बोल देता हूँ, जल्दी से फटाफट इसका आंसर करिएगा। इतने मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ पानी, और आप भी पीना और मैं भी पानी पीऊँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। और आंसर में क्या है, आपका आंसर में आएगा आरती साहा। आरती साहा इज द राइट आंसर। आरती साहा क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आरती साहा के बारे में जान लेते हो। कीप रखना है, 1 मिनट, मतलब दिखेगा नहीं आपको, आपकी फैसिलिटी के लिए कर रहा हूँ ये सब काम, ठीक है। चलिए देखो इधर, आरती साहा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आरती साहा भारत तथा एशिया की पहली महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रसिद्ध तैराक थी। उनका पूरा नाम आरती साहा गुप्ता है। आरती साहा ने भारतीय पुरुष तैराक मिहिर सेन से प्रेरित होकर, ये भी एक तैराक थे, मिहिर सेन से प्रेरित होकर उन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने का प्रयास किया और 29 सितंबर 1959 को एशिया से ऐसा करने वाली प्रथम महिला तैराक बन गई। उन्होंने 42 मील की यह दूरी मात्र 16 घंटे 20 मिनट में तय की। और आरती साहा को 1960 में कौन कौन से पुरस्कार मिली, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये हैं वो आरती साहा गुप्ता, जिनको हम जलपरी के नाम से पुकारते हैं। साल 1959 में 29 सितंबर को आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी और हिंदुस्तानी जलपरी के नाम से इनको जाना गया। फ्रांस में कैप ग्रीस, नीस और इंग्लैंड के सेंट के बीच इन्होंने 69 किलोमीटर का फासला तय करने में 16 घंटे 20 मिनट के लगे और 4 साल की उम्र की तैराक 4 साल की उम्र की थी ये जब से तैराकी इन्होंने शुरू की और 19 वर्ष की उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने का ये कमाल कर दिखाया इन्होंने। 1945 से लेकर 1951 के बीच स्टेट लेवल के 22 इनाम जीत चुकी है ये, और 1951 में पश्चिम बंगाल स्टेट मीट में उन्होंने 10 मीट ब्रेस्ट स्ट्रोक में मेडल जीता। चलिए साल 1960 में इनको मेडल मिलते रहे हैं, ये रही हैं भारत की जलपरी के नाम से प्रसिद्ध। चलिए सन 1923 में 3 स्थित 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को किसने पेटेंट कराया था? रॉबर्ट एडलर ने, जॉर्ज ईस्टर ने, जेवियर नाइट ने, गैरेट मॉर्गन ने। किसने? बताइए, जल्दी से बताइएगा क्या होगा सर राइट आंसर। आप लोगों को मैं बताऊं, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, जो आपका रोड लाइट होती हैं, और रोड लाइट जो आपकी ट्रैफिक लाइट होती है, उनको सबसे पहला उनका कॉन्सेप्ट देने का काम, उस पर पेटेंट तैयार करने का काम किसका था? इनमें से आपको बताना है। आंसर आपका जल्दी से आना चाहिए, आंसर आपका आना चाहिए बहुत तेजी के साथ, फटाफट जल्दी आ गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर है भैया गैरेट मॉर्गन। कौन है भैया? गैरेट मॉर्गन इसका राइट आंसर है। गैरेट मॉर्गन कौन थे? ओहो, इसमें भी ये समस्या है। आज तो दिख रहा है पीपीटी में बड़ी दिक्कत होने वाली है, सभी पीपीटी बड़ी परेशान कर रही हैं। चलिए भी इसको मैं अप्लाई ऑल कर देता हूं, शायद आपको सारी चीज सही चमके। ठीक है, चलिए देखिए इधर, सही उत्तर गैरेट मॉर्गन है। और 20 नवंबर 1923 को यूएस पेटेंट ऑफिस ने 3 स्थित ट्रैफिक सिग्नल के लिए, ओहो, ट्रैफिक सिग्नल के लिए इनको क्या किया भैया? ट्रैफिक सिग्नल के लिए 46 वर्षीय आविष्कारक, यानी कितने उम्र के थे उस टाइम पे? 46 वर्ष के थे। न्यूज़पेपर मैन, मतलब न्यूज़पेपर बांटते थे, गैरेट मॉर्गन को अनुदान
दिया। मॉर्गन के डिजाइन में 3 स्थितियों के साथ एक टी आकार का पोल इकाई का उपयोग किया जाता था और स्टॉप और गोस पर लिखा रहता था, और इसके अलावा एक सिस्टम से पहले सभी दिशाओं में ट्रैफिक को रोक दिया गया और ड्राइवर को चौराहे के माध्यम से रुकने और आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। जैसे कि आज आपको कुछ इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलती है कि ऐसा सबसे पहले बना था, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। स्टॉप एंड गोस पर लिखा था, कुछ इस प्रकार का पोल हुआ करता था। बढ़े आगे, निम्न में से कौन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? कौन विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या हुमा की लर्निंग मंदिर। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती और बढ़िया व्यक्ति हैं। ठीक है, चलते हैं राइट आंसर। देखिए राइट आंसर में अगर बात करो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, इसमें आपका क्या नहीं है, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। बढ़े आगे, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो के जो मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? खजुराहो एक जगह का नाम है, जहाँ ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये आपकी मध्य प्रदेश में है। एक मिनट भी, एक मिनट रुकिएगा। आज कौन सा कलर लिया गया? चलो भाई, इस पर देखते हैं कैसा लगता है। स्लाइड शो, करंट स्लाइड, ठीक है, अच्छा लग रहा है, दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते आगे, देखिएगा, खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शहर है। क्या है? एक प्रमुख शहर है, और प्रमुख शहर है, ठीक है, एक प्रमुख शहर है, और जो एक प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, और खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा कहा जाता था, और खजूरवाहका के नाम से इसको भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इस मंदिर की ओर, जो मंदिर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो आपको दिख रहा होगा, ये आपका खजुराहो का मंदिर है। चलिए बढ़े आगे। ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व कौन सा था, बताओ? यानी ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्ति का नाम बताएं। किरण कुमार, JB माधवन नायर, के राधाकृष्णन, कस्तूरी रंगन। बताओ इसमें से किसका आंसर होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? नहीं आया आंसर भाई, नहीं आया आंसर। देखिए, ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्ति जो था, वो था आपका किरण कुमार। कौन थे साहब? किरण कुमार। ये वो सैटेलाइट थी जो अंतरिक्ष केंद्र था, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। चलिए, न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किनकी एक संयुक्त पहल थी? अमेरिका और पाकिस्तान, भारत और ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, अमेरिका और ब्रिटेन। मतलब यह है कि न्यूटन भाभा फंड है। कौन सा फंड है? न्यूटन भाभा फंड। इस न्यूटन भाभा फंड को एक संयुक्त रूप से चलाता है भारत और ब्रिटेन। कौन चलाता है? भारत और ब्रिटेन इसको संयुक्त रूप से चलाता है। भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय अनुसंधान एवं नवाचार रिश्तों को एक नया स्तर ले जाने के लिए न्यूटन भाभा फंड कोष की 12 नवंबर सन 2000 को स्थापना की, यानी मोदी सरकार के आने पर। इसकी घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन और मिनिस्टर फॉर यूनिवर्सिटी साइंस एंड सिटीज ऑफ यूके ग्रेग क्लार्क MP के चौथे ब्रिटेन भारत विज्ञान एवं नवाचार परिषद SIC की बैठक के दौरान की। बड़े आगे चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? बताओ भाई, चंडीगढ़, मैसूर, श्रीनगर या दार्जिलिंग? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? इसका आप लोगों को फटाफट आंसर करना है, जल्दी से आप लोगों को बताना है कहाँ पर इसका आंसर। इसका आंसर बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर आपको वूलर झील देखने को मिलेगी। बुलडोना झील है, वूलर झील है, डल झील है। यानी अब कहाँ पर है दोस्तों? ये आपको मिलेगी श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में।
श्रीनगर में ये क्षेत्र है, बहुत ही शानदार क्षेत्र, बहुत ही बढ़िया वाला क्षेत्र आपको आपका है श्रीनगर में बहुत। और यहाँ पर बड़े आगे चलिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर में स्थित कई प्रसिद्ध बागों में से एक है। पहले इस उद्यान को सिराज बाग भी कहा जाता था, पहले इसको क्या कहा जाता था, सिराज बाग भी कहा जाता था। और यह उद्यान कुल 90 एकड़ के बड़े क्षेत्र में को फैला हुआ है। फूलों के मौसम में इस बगीचे में कम से कम 13 लाख ट्यूलिप बल्ब एक बार में खिलते हैं। देखो 13 लाख बल्ब जहाँ खिलते हो मतलब फूलों के, तो कितना खूबसूरत क्षेत्र होगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ियों की चोटियों पर स्थित यह उद्यान बेहद आकर्षक और लुभावना है। प्रत्येक वर्ष 7 दिन तक यहाँ ट्यूलिप समारोह चलता है। ट्यूलिप समारोह चलता है यहाँ पर 7 दिनों तक, जिसमें 70 किस्मों से भी अधिक ट्यूलिप देखने को मिलते हैं। यह उद्यान श्रीनगर में स्थित कई उद्यानों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉबर्ट गैलब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? रॉबर्ट गैलब्रेथ को किस नाम से जानते हैं? अगाथा क्रिस्टी, सिडनी शेल्डर, एनिडा ब्लाइडोन या जेके रॉलिंग? जल्दी से बताइए दोस्तों किस नाम से उसको जानते हैं। 41 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, चलो दोस्तों अभी क्या ये क्वेश्चन आपका होमवर्क भी है, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे करके आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए, भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र महिला कौन है? डोरोथी हॉगडिन, मैरी क्यूरी, मारिया मेयर या अदा योजनाथ? इसको कौन नहीं जानता? मैडम क्यूरी को 2 बार इसमें क्या मिला? भौतिक एवं रसायन का भौतिक पुरस्कार। तो मैरी क्यूरी ऐसी शख्सियत है जिनको शायद ही कोई नहीं जानता होगा। वह पहली ऐसी वैज्ञानिक है जिन्होंने विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, जिनको मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 10 दिसंबर को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? रेबिका ली क्रैम्पलर, एलिजाबेथ ब्लैकवेल, आनंदीबाई जोशी या के ओकामी? बताओ भैया कौन थी वो महिला जो सबसे पहले डॉक्टरी लाइन में उतरी थी? मुझे बताना है, जल्दी से आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करें। चलिए बढ़ते हैं, तो राइट आंसर होगा बी आंसर, यानी एलिजाबेथ ब्लैकवेल। एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी जिन्होंने सबसे पहले मेडिकल डिपार्टमेंट में डिग्री हासिल करी। एलिजाबेथ कौन थी आपको चलते हैं। विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए 1849 में एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने अमेरिका की न केवल प्रथम महिला एमडी डॉक्टर बनी बल्कि अपने बैच की टॉपर भी रही थी। आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके अनगिनत महिलाओं के लिए बाइज्जत चिकित्सालय सुविधा का व्यवस्था इन्होंने कराई। पढ़ते हैं आगे, ये वो हैं आपकी अगर मैं आनंदीबाई जोशी की बात करूं तो ये फर्स्ट लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया, इनको भारत की फर्स्ट लेडी ऑफ डॉक्टर इंडिया कहा जाता है। जबकि दुनिया की कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल। अमेरिका वैज्ञानिक एडमंड लैंड के लिए प्रसिद्ध थे रडार का आविष्कार के लिए, सूर्य की सतह पर हीलियम की खोज के लिए, पंजीकृत के लिए, पेटेंट के लिए, संख्या कैप्टन की खोज के लिए। किस खोज के लिए इनको जाना जाता है? अमेरिका के वैज्ञानिक एडमंड लैंड को। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे फटाफट, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से आंसर करेगा भाई। देखिए इनको पंजीकृत पेटेंट के लिए इनको जाना जाता है, यानी रजिस्टर्ड पेटेंट के लिए। स्वदेशी क्या है? भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में ही उत्पादित हुई है। विदेशी भूमि में निर्मित वह सामग्री जो विदेशी है। एक चरखा जो रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, या कपास से बने देश का झंडा। देखिए भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में ही उत्पादित है, ये कहलाती है आपकी स्वदेशी। तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? कहाँ से चालू हुआ था चिपको आंदोलन? जल्दी से आंसर करेगा। और चिपके आंदोलन के जो निर्माता थे उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। जल्दी से आंसर करें, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? आ गया? चलिए देखो भाई, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग दूसरे नंबर पे आंसर करोगे राजस्थान। राजस्थान के खेजड़ी गांव से
बहुत सारी चिपको आंदोलन की घटनाएं हुई हैं, वहाँ से स्टार्ट मान सकते हो, अदरवाइज उत्तराखंड से चालू हुआ था ये। ठीक है, चलिए, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह वे राज्य वन विभाग के ठेकेदारों के द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। चलिए, विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच स्थित है, कहाँ पर? कोचीन, कोलकाता, कन्याकुमारी या चेन्नई? कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा। स्वामी विवेकानंद का जो पत्थर है आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका कन्याकुमारी में देखने को मिलेगा। कहाँ? कन्याकुमारी, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का। ठीक है, यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में वावाथुरई में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और ऐसा कहा जाता है कि 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे और एक दिन वे तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंच गए थे। बढ़ते आगे, चलिए। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? पेरिस, वॉशिंगटन, जिनेवा या न्यूयॉर्क? बताइए जल्दी, कहाँ पर स्थित है स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी? इसको कौन नहीं जानता भाई? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कौन नहीं जानता है? ये कहाँ पर स्थित है? ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये आपकी है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। आपको ऐसे उंगली करते हुए कहाँ है, देखो आपको दिखाता हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है, तांबे की। ये मूर्ति 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला मिलाकर यह 305 फीट ऊंची है। 22 मंजिले इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 घुमाकार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह है वो मूर्ति, ये वो मूर्ति है जो आपको देखने को मिल रही है। बड़े आगे चलिए। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? पेरिस, जिनेवा, वॉशिंगटन या लंदन? एफिल टावर को भी कौन नहीं जानता दोस्तों, जल्दी से बताएगा। एफिल टावर को बताइएगा कहाँ पर स्थित है, फटाफट बताइएगा जल्दी। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, वॉशिंगटन या लंदन? एफिल टावर फ्रांस के शहर में स्थित है। अब आप लोग अंदाजा लगाओ भैया कहाँ पर स्थित है, पेरिस, जिनेवा, वॉशिंगटन या लंदन? चलिए, आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एफिल टावर का निर्माण 1887 से 89 के बीच फ्रांस के सीन तट पर करवाया गया था। एक सीन नदी है जहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? ब्राजील, मैक्सिको, इटली या पेरू? कहाँ पर है जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति? ये आप लोगों को बताना है और इस क्वेश्चन को भी आप लोग आंसर करेंगे होमवर्क के तौर पर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, चलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। अगले सेशन में आपसे मिलेंगे पूरे दमखम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।